केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। सरकार और नियामक एजेंसियां अब इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ बाजार में उसकी अत्यधिक हिस्सेदारी के कारण जांच शुरू कर रही हैं। देश के एविएशन सेक्टर में इंडिगो की लगभग 65% हिस्सेदारी और रोजाना लगभग 2200 उड़ानों के संचालन के चलते प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ये देख रहा है कि क्या कंपनी ने प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार किया है या नहीं, यानी क्या उसके प्रभुत्व का दुरुपयोग हुआ है, खासकर फ्लाइट रद्द होने और सेवा बाधित होने की हालिया घटनाओं के बीच। जांच में ये भी देखा जाएगा कि क्या इंडिगो ने किसी मार्ग पर अपने प्रभुत्व का अनुचित लाभ लिया या बाजार में अन्य एयरलाइनों के प्रवेश में बाधा डाली। इंडिगो एयरलाइंस ने हाल की व्यापक उड़ान रद्दी और देरी के चलते प्रभावित यात्रियों के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे का अनुमान लगाया है। कंपनी के बयान के अनुसार 3, 4 और 5 दिसंबर को हजारों उड़ानों के रद्द होने से यात्री एयरपोर्ट पर फंसे और व्यापक असुविधा का सामना कर रहे थे। इसलिए इंडिगो गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये तक के ट्रैवल वाउचर तथा नियमित मुआवजा देगी। एयरलाइन ने कहा है कि इस मुआवजे में रिफंड और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति शामिल होगी और प्रभावित यात्रियों से जनवरी 2026 में संपर्क किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 15 दिसंबर 2025 को अमेरिका का सबसे भारी ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। ये अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल द्वारा बनाया गया 6.5 टन वजनी कमर्शियल संचार उपग्रह है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इसके प्रक्षेपण के लिए इसरो अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 या बाहुबली का उपयोग करेगा, जो बड़े वजन के उपग्रहों को कक्षों में पहुंचाने में सक्षम है। ये मिशन अमेरिका और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करेगा और इसरो की वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च क्षमता को उजागर करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मेरे विशिष्ट इनपुट के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत भोपाल और दिल्ली दोनों स्थानों पर उनके आवासों तथा गाड़ियों के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जिनमें बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। ये कदम मंत्रालय की सलाह के अनुसार उठाया गया है, ताकि मंत्री की व्यक्तिगत सुरक्षा और कार्यक्रमों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से वन विभाग को दिए गए निर्देशों को लेकर अधिकारियों ने कहा है कि पहाड़ियों पर 30 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन है और इससे वन विभाग के कर्मचारियों का मनोबल गिरा है। सीएम धामी ने मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए जंगलों में टीमों को सूचना मिलने के 30 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया था, मगर अधिकारी बताते हैं कि घने जंगलों और संकरे पहाड़ी रास्तों पर इतनी जल्दी उपलब्ध होना मुश्किल है, जिससे लक्ष्य पूरा करना कठिन हो गया है। इस तरह के आदेशों से विभाग में काम के तनाव और असमर्थता की भावना बनी हुई है। भारतीय न्यायपालिका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एआई कमेटी का गठन या पुनः गठन किया है, जिसमें ऐसे जजों को शामिल किया गया है जिन्होंने पहले चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का संदर्भ याचिका या फैसले में लिया था। 2023 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज अनूप चितकारा ने एक बेल याचिका में चैट जीपीटी से ली गई जानकारी को कोर्ट के निर्णय में इस्तेमाल किया, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मिसाल माना गया। इसी प्रकार के प्रचलनों के बीच उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट की ओर से एआई के नियमित, सुरक्षित और नियंत्रित उपयोग की रूपरेखा तैयार करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में एआई सहायता को प्रभावी रूप से शामिल किया जा सके। केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना सेंसस 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। ये जनगणना देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया होगी, जिसमें घर घर डेटा मोबाइल ऐप और डिजिटल सिस्टम के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। इस विशाल आबादी गिनने के कार्य में करीब 30 लाख कर्मचारी भाग लेंगे और सरकार के अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति की गणना पर लगभग 97 रुपये खर्च आएगा। पहले चरण में घर सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस 2026 में होगा और जनसंख्या की गणना फरवरी 2027 में होगी, जिससे ये एक आधुनिक तथा तकनीक आधारित जनगणना बनेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर द्वारा दायर पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े मामले में गूगल, मेटा और एक्स जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को 7 दिनों के भीतर उन फोटोज और सामग्री को हटाने का आदेश दिया है जो बिना अनुमति उनके नाम, तस्वीर और पहचान का गलत उपयोग करते हैं। कोर्ट ने कहा है कि पहले गावस्कर को उन वेब लिंक्स URLs की सूची संबंधित कंपनियों को देनी होगी जिन पर कार्यवाही की मांग की जा रही है, और फिर कंपनियों को 1 हफ्ते के भीतर आवश्यक कदम उठाने होंगे। ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेलिब्रिटी की पहचान और तस्वीरों का अनधिकृत या भ्रामक उपयोग बढ़ रहा है और अदालत ने इसे रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
भारत में 7 दिनों का कलेक्शन 218 करोड़ रुपए। रणवीर सिंह स्टारलेट एक्शन थ्रिलर धुरंधर को खाड़ी क्षेत्र के 6 देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में एंटी पाकिस्तान कंटेंट बताकर स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी गई और फिल्म को वहां रिलीज से रोक दिया गया है। इन देशों के सेंसर बोर्ड ने फिल्म को उनके मानकों के अनुरूप नहीं माना, इसीलिए फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके भारत में इस फिल्म ने शानदार पैर जमा लिए हैं और सिर्फ 7 दिनों में लगभग 218 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, जिससे ये अब 200 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। इस बैन के बावजूद फिल्म के घरेलू और कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक रिस्पांस को देखा जा रहा है। विश्व फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं और गोट इंडिया टूर 2025 के तहत 4 शहरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली का दौरा करेंगे। उनकी भारत यात्रा 13 दिसंबर को कोलकाता में शुरू हुई, जहां हजारों प्रशंसकों ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मेसी सौरव गांगुली, शाहरुख खान जैसी हस्तियों से मुलाकात करेंगे और फ्रेंडली मैच में हिस्सा भी लेने वाले हैं, जिसमें स्थानीय खिलाड़ी और अधिकारी भी खेलेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस दौरे में मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेकर भारतीय फैंस से बातचीत करेंगे, जिससे देश में फुटबॉल के प्रति उत्साह बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद लिया गया संन्यास वापस ले लिया है और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में फिर से भाग लेने का ऐलान किया है। पेरिस गेम्स में वो महिलाओं की 50 किलो वर्ग की फाइनल में पहुंच चुकी थीं, लेकिन अनिवार्य वजन जांच में मात्र 100 ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिससे पदक का मौका हाथ से निकल गया था। उस अनुभव के बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास घोषित कर दिया था, मगर अब विनेश ने स्पष्ट किया है कि उनके भीतर का आग कभी खत्म नहीं हुई है और खेल के प्रति उनका जुनून अभी भी जीवित है, इसलिए वो फिर से मैट पर लौटकर 2028 की तैयारी करेंगी। भारतीय अंडर 19 टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। उन्होंने अंडर 19 एशिया कप के भारत बनाम यूएई मैच में महज 95 गेंदों में 171 रन की विस्फोटक पारी खेलते हुए 14 सिक्स लगाए, जो किसी भी यूथ वनडे मैच में सबसे अधिक है, और इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा। इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने विशाल 433/6 का स्कोर बनाया और मैच बड़े अंतर से जीता, जिससे टीम इंडिया ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को घर पर टी20 में अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जहां साउथ अफ्रीका ने 51 रन से दर्ज की। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 213/4 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया, लेकिन भारतीय टीम केवल 162 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में जसप्रीत बुमराह को पहली बार एक टी20 पारी में 4 छक्के लगे और अर्शदीप सिंह ने 1 ओवर में 13 गेंदें फेंककर एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 7 वाइड शामिल थीं, जिससे ओवर पूरा होने में असामान्य रूप से अधिक गेंदें लगीं। मैच के दौरान तिलक वर्मा ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए कई छक्के लगाए और फील्डिंग में एक यादगार कैच लिया। ये हार घरेलू मैदान पर भारत के लिए एक बॉक्सिंग डे जैसी शर्मनाक रात साबित हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक बड़ा व्यक्तिगत मुकाम हासिल किया है। इस मैच में उनका विस्फोटक प्रदर्शन देखने को मिला और हार्दिक अब टी20 इंटरनेशनल में 100 से अधिक छक्के लगाने वाले सिर्फ चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जो रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव के बाद ये उपलब्धि हासिल करते हैं। ये कारनामा उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार खेल के दौरान पूरा किया, जिसमें भारत ने मुकाबला 101 रन से जीत लिया और साउथ अफ्रीका को 74 रन पर आउट कर दिया, जो उनकी टी20 में अब तक की सबसे छोटी टीम स्कोर रही। इसी मैच में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी विकेट की सेंचुरी पूरी कर ली, जिससे ये जीत कई रिकॉर्ड्स का दिन बन गया। IAS सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान है। इस पुरस्कार को उन्हें इंस्पिरेशन एंड एक्शन यानी प्रेरणा एवं कार्यवाही श्रेणी में दिया गया, जिससे उनके पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के क्षेत्र में प्रेरक और नीतिगत नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। सुप्रिया साहू तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और उन्होंने अपने 4 दशकों से अधिक प्रशासनिक करियर में प्लास्टिक प्रदूषण, वन्य जीव संरक्षण, इकोसिस्टम पुनरुत्थान और हीट रेजिलियंस जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उनके नेतृत्व में तमिलनाडु में वृक्षारोपण, मैंग्रोव और वेटलैंड संरक्षण, ग्रीन जॉब सृजन और सतत शीतलन यानी सस्टेनेबल कूलिंग जैसे कई मॉडल लोक स्तर पर लागू किए गए हैं, जिससे लाखों लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं। उनके इस उपलब्धि पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी उन्हें विशेष बधाई दी है।
वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया है, उनके लोकतंत्र की रक्षा और तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए। नोबेल कमेटी ने उन्हें ये पुरस्कार लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके अथक कार्य और वेनेजुएला में एक न्यायसंगत और शांतिपूर्ण शासन परिवर्तन की दिशा में उनके संघर्ष के लिए दिया है। मचाडो ने लंबे समय तक देश के सत्तारूढ़ दल और विशेष रूप से पूर्व राष्ट्रपति हुगो चावेज और वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की नीतियों की कड़ी आलोचना की है और उन्होंने पारदर्शी और मुक्त चुनावों के लिए अभियान चलाया है। इसके चलते उन्हें कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाओं और सरकारी दमन का सामना करना पड़ा है। भारत के विभिन्न राज्यों में 13 दिसंबर 2025 को मौसम शुष्क और ठंडा बना हुआ है।